एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। असम में क्या होने वाला है ये देखना बहुत दिलचस्प है। असम में बीजेपी रूलिंग पार्टी है, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है और क्या होगा असम में ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि असम के आंकड़े जो हैं वो ये साफ करेंगे कि बीजेपी रूल जो स्टेट है वहाँ पर भी क्या बीजेपी अपने सरकारों को बचा पा रही है या नहीं बचा पा रही है। पहला सवाल, केंद्र सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? 25% बहुत संतुष्ट, असंतुष्ट कहने वाले 43%, असंतुष्ट कहने वाले 20%, कह नहीं सकते 12%, यानी ज़्यादातर लोग संतुष्ट कैटेगरी में, 68% लोग संतुष्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। असम के ओपिनियन पोल में पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? 33% बहुत संतुष्ट, 37% संतुष्ट यानी 70%, 16% असंतुष्ट यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता असम में बरकरार है। अगला सवाल, राज्य सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? यानी सर्बानंद सोनोवाल के कामकाज से कितने खुश हैं? 33% बहुत संतुष्ट, 37% संतुष्ट, वही 70% लोग राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अब स्पेसिफिक सवाल, मुख्यमंत्री से आप कितने संतुष्ट, यानी सोनोवाल साहब से 35% बहुत संतुष्ट, 31% संतुष्ट यानी 66% लोग संतुष्ट कैटेगरी में है, 22% असंतुष्ट हैं। मोटे तौर पर इस पोल को देख के यहां तक समझ में आ रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी है। अब बात कर लेते हैं वोट परसेंटेज की, किसके खाते में कितने वोट आ सकते हैं। 43% लोग एनडीए बोल रहे हैं, यूपीए कहने वाले 35% हैं, AIDUF 8% है और अदर्स कहने वाले 14% है। यानी इन आंकड़ों को अगर माना जाए तो 43% लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के वापसी होती दिखाई दे रही है। प्रदीप जी, क्या वहाँ पर तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस में खालीपन है, उसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को? तरुण गोगोई के जाने के बाद कांग्रेस को हिमंत बिस्व शर्मा की बहुत याद आएगी। अगर हिमंत बिस्व शर्मा आज कांग्रेस पार्टी में होते तो वो बेहतर स्थिति में होती। एक अच्छा नेता, युवा नेता कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने नेतृत्व की लापरवाही की वजह से खो दिया। लेकिन ऐसा है कि असम जैसा स्टेट है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए अगर कांग्रेस और ये AIDUF का समझौता हो जाता है तो ये आप देखिए 43-43 बराबर हो जाती है। हालांकि इस तरह से जुड़ते नहीं वोट, लेकिन फिर भी लड़ाई ज़्यादा टफ हो जाती है। मुस्लिम वोट जाते तो पूरा हिंदू वोट उधर चला जाता है। वो एक डर रहता है जिसकी वजह से पिछली बार अलायंस नहीं किया कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि उसको अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो उसको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा किसी मुद्दे पर। जैसे अलग अलग मुद्दों पर जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, मदरसे बंद कर दिए, उनको सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये सीट परसेंटेज में भी यही आता है कि एनडीए जीत रहा है और यूपीए पीछे है, तो इसका मतलब असम से शुरू हुआ था एनआरसी और सीए के लिए मैंडेट मानेगी बीजेपी, उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से माना जाएगा और उस पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ शुरुआत में, लेकिन उसको ठीक से मैनेज किया गया। कई प्रदर्शन करने वाले बीजेपी में शामिल तक हो गए। तो ये एक बड़ी उनकी एक तरीके से स्ट्रेटेजी की जीत रही। असम बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि सारी इसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। अगर वहाँ पर आपको मैंडेट मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन असम में जो बड़ी समस्या है वो वही है कि कांग्रेस बिल्कुल वहाँ पर है ही नहीं। तरुण गोगोई के बाद कोई बड़ी लीडरशिप उभर नहीं रही है। आप बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर असम के नेता अलग अलग आवाज में बोलते हैं कांग्रेस के, और बाकायदा कहा जा रहा है कि पोल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि असम के लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप चुनाव से ठीक पहले इस स्थिति में हैं कि आप अभी तक आपने अलायंसेस साफ नहीं किए हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? बिल्कुल, और ये दिख रहा है मधु इन आंकड़ों में कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को फायदा हो रहा है। तो आपको उनका अच्छा रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं, पर इतना फायदा नहीं हुआ मधु कि आप एनडीए को हरा सके। आप 35% पे हैं, एनडीए 43% पे है असम में। सुमित जी, जो बीजेपी ने वादा किया था एनआरसी लेकर, वो टोटल फेल्यूर रहा। और जिस तरीके से एमआईएम की हैदराबाद की पार्टी को लेकर
माइनॉरिटी वोट को स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है। वहाँ असम में जाके भी वही कोशिश करने वाले हैं, करेंगे भी ये लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ का माइनॉरिटी वोट अभी समझ चुके हैं, उनकी वोट अगर बांटने से किस तरीके से नुकसान होगा। कोई एक ही एक पार्टी है, कांग्रेस की नेतृत्व कहीं अच्छी लीडरशिप है वहाँ कौन है लीडर वहाँ पे? लीडरशिप भी है, तरुण गोगोई भी है, सुष्मिता Who is your देवी भी leader? है, और कहीं सीनियर कलिता साहब बीजेपी में चले गए, हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी में चले गए। पहले तो मैं ये Who is कहना, left with सुष्मिता देव एंड गौरव गोगोई? मैं तो यही सुमित जी मैं यही बताना चाहता हूँ, जो अपने वक्ता ने कह रहे थे कि विश्वास जी जाके कांग्रेस में रहा करता था, तो यही तो उनका अफसोस। अब वो तो मेरे ख्याल से रो रहा होगा, अगर कांग्रेस में रहता था तो आज मुख्यमंत्री की ऐलान कर सकते थे उनको। राकेश सिन्हा में कांग्रेस पार्टी में लड़, राकेश सिन्हा मैं आपका जवाब लूंगा, आप बोलना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं सीधे दिखा मधु सीधा नंबर बनाने का। मधु नंबर देख लेते हैं, मधु वीडियो ड्यू परमिशन, वीडियो ड्यू परमिशन असम के नंबर दिखा देते हैं, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। राकेश सिन्हा बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या सर्बानंद सोनोवाल अपनी कुर्सी बचा पा रहे हैं? देखते हैं उन तमाम आंकड़ों को, जिससे साफ हो जाएगा कि असम में 126 सीटों में से कितनी खातिर में एनडीए के खातिर में 73 से 81, यूपीए के खातिर में 36 से 44, एआईडीयूएफ 5 से 9 और अदर्स के खाते में 0 से 4। यानी बड़ी आसानी से बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 साल के शासन के बाद, एनआरसी सीए जैसे बड़े घटनाक्रम के बाद बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने में 5 साल के बाद कामयाब रही है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिली बीजेपी को। राकेश सिन्हा, रिएक्शन आपका। देखिए, असम को असम के रूप में बचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। यदि ये 5 साल बीजेपी सरकार में नहीं होती तो असम की स्थिति क्या होती, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एनआरसी और सीएए पर एक मैंडेट था और मैंडेट है। कांग्रेस पार्टी आज भी माइनॉरिटी वोट कर रही है और मुस्लिम वोट की चिंता में लगी हुई है। देखिए, हमें ना बदरुद्दीन तैयब से मतलब है, ना ओवैसी से मतलब है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एनआरसी और सीए पर कांग्रेस का पार्टी के विरोध का कारण क्या है, ये देश की जनता और असम की जनता जानना चाहती है। दूसरी बात, बदरुद्दीन तैयब की अपनी लोकप्रियता गिरी है। जिस तरह से विदेशी धन के आधार पर उनके एनजीओ पर एफआईआर हुआ है, तो मुसलमानों के बीच में भी घुसपैठिए मुसलमान और जो देश के मुसलमानों के बीच एक विभाजन रेखा आई है। ये रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति और विकास यानी कल्चर और डेवलपमेंट, इन 2 मुद्दों के आधार पर असम में व्यापक समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के पास न कार्यकर्ता है, न नेता है, न विचार है। एज अ पॉलिटिकल स्पेक्टेटर कहां रहेगी? मैं एनी जोसेफ आपका कमेंट लेना चाहूंगा। ये मधु जी में आता हूं। मधु जी 1 मिनट। एनी अगर ये नंबर ठीक है, अगर ये सर्वे ठीक है 1% को, क्या गड़बड़ हो रही है असम में? कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? इतना बड़ा मूवमेंट हुआ देश भर में एनआरसी को लेके, सीए को लेके, फिर कांग्रेस को गेन क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, एक चीज है कि कांग्रेस को इसका खुद इसको इंट्रोस्पेक्ट करने का है, यदि जो अभी आपके ये रिपोर्ट देके भी। और दूसरी चीज है, कांग्रेस भी बहुत बार जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो खेल खेला है, ये भी उसको अभी इसके बारे में भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। मगर एक बात मैं असम को लेके बताना चाहती हूँ, ये एक बीजेपी और आरएसएस ने एक हेट्रेड पैदा किया है ना इस एनआरसी और जो सीएए को ले आके, उसका एक नतीजा, उसका एक रिजल्ट होगी यदि आपका जो आपने अभी जो दिखा रहे इसी प्रकार का एक रिजल्ट चुनाव के बाद यदि आएगा तो। क्योंकि ये एक हेट्रेड का जो पॉलिटिक्स इतना जबरदस्त सीएए के बीजेपी को पसंद कर रही है। सोनोवाल साहब फिर जीत रहे हैं। सुमित जी 10 सेकंड में एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी। राकेश, 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ जी। देखिए, देश में नागरिकता का रजिस्टर तैयार करना और नागरिकता और गैर नागरिकों के बीच अंतर करना, यदि नफरत पैदा करना है, तो मैं वामपंथियों से कहना चाहता हूं कि आज न कल इसी मुद्दे पर वो केरल से भी बाहर हो जाएंगे। ये वामपंथी आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कांग्रेस को भी उसी तरह से गड्ढे में डालना चाहते हैं। राकेश जी, आपके तमाम करने और कहने के बावजूद भी अभी दिखाया मैंने,
केरल में जो ध्रुवीकरण होता है वो ध्रुवीकरण एक अलग प्रकार का होता है और हम केरल आप बता रहे हैं कि हम केरल विरोध में भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केरल जो में हम एक सबरीमला तीसरी verdict को ताकत के रूप में लेके इस चुनाव में उभरने जा रहे बीजेपी हैं। ने और आरएसएस ने मिलकर क्या क्या नहीं किया है, इसके बावजूद भी बीजेपी उधर आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ये जो आप केरल गोल्ड में भी स्कैम होगा कीजिए करके केरल जो, में, जनता आज न कल गोल्ड हमारा स्कैम का जवाब साथी देगी। है, गोल्ड स्कैम सपना का देख जनता रहे हैं जवाब ना। देगी केरल में। ये केरला में सुमित नहीं जी, होगा सर, सुमित जी, ये मैं मधु क्लियरली और बताना अरे चाहती हूँ। एनी एक मिनट मधु, क्या और कहते हैं? यारी क्या बाला आपको मैं कृष्णन क्यों बताना इस्तीफा दिया? आप चाहती जवाब एक तो दे मिनट, दीजिए। एक-एक करके बात सुमित जी, करते हैं, एक-एक करके सुमित बात जी। करते हैं। मधु, मैं मधु ये बताइए मुझे, मेरा सवाल सुनिए पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने इतना बड़ा मूवमेंट किया सीएए और एनआरसी का, फिर फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ चूक हो गई आपसे? क्या लीडरशिप की कमी है असम में? इसका अगर हेमंत बिश्व शर्मा आपकी पार्टी में होते आज आपको फायदा सुमित होता? जी, ये जो ढरसा जो नहीं, आप ये बात, मेरी बात सुनिए। ये जो आरोप, झूठा आरोप जो बीजेपी और हमारे विपक्ष के ये वामपंथी नेता आनी जी भी जो कह रहे हैं, राकेश जी कहते कि आपने कांग्रेस ने जो माइनॉरिटी वोट लेके चलते हैं, और हमारे आनी जी कहते हैं कि हमने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात। कांग्रेस की हमेशा ये मुद्दा रहा कि हर वर्ग, हर भिन्न वर्गों की, हर मत लोगों को साथ लेके चलने का कांग्रेस का एक पॉलिसी हमेशा रहता रहा। मगर ये झूठा इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस को जी। और सोसाइटी को डिवाइड करने की जो कोशिश कर रही है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।